नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टूडियो में आप लोग का स्वागत है। आज से हम लोग मैथ का चैप्टर वाइज जो लेखपाल के सिलेबस में है उससे एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग को अगर सिलेबस के बारे में नहीं पता है, सिलेबस के बारे में एक अलग से वीडियो बना है, वहाँ पे देख लीजिए। और जो टॉपिक आप लोग का मजबूत है या आप लोग को आता है उसको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, उस पर प्रैक्टिस करिए। और जिस टॉपिक में आप लोग को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं आप लोग, उसको आप लोग वीडियो का सहायता ले सकते हैं या क्वेश्चन लेके, जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं वो क्वेश्चन डाउनलोड करके बस जो उनका क्वेश्चन फंस रहा है उसको देखें। जो थोड़ा सा अभी वीक है या मैथ उतना अभी पढ़ नहीं पाए हैं, जो नए पोर्शन वाले मैथ हैं, वो एक तरफ वीडियो एक बार ज़रूर देखें और उसके बाद क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें। और इसमें जो है बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आना है, बस अलग टाइप का जो मैथ है वही जो है आप लोग के लिए सिरदर्द का कारण बनेगा। तो अगर लेकिन एक बार वीडियो पूरा ध्यान से देखे रहेंगे आप लोग तो पक्का है क्वेश्चन कर ले जाएंगे। पहला जो आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे उस चैप्टर का नाम है युगपत समीकरण। अब देखिए युगपत समीकरण होता क्या है। जब आप लोगों ने एक रैखिक समीकरण आपने सुना है, जैसे अगर हम लिख दें a1x प्लस b1y बराबर c1, या इसी को इस तरीके से लिख दें कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है। इसी तरीके का दूसरा अगर हम लिख दें a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये दूसरा रैखिक समीकरण है। और इन्हीं रैखिक समीकरणों को समूह को क्या बोलते हैं, युगपत समीकरण बोलते हैं। जैसे अगर हम इसको सिंपल में आप लोग को लिखें तो x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये एक रैखिक समीकरण हो गया। इसी तरीके से दूसरा 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये मान लीजिए दूसरा समीकरण हो गया। अब इन रैखिक समीकरणों को समूह को क्या बोलते हैं, युगपत समीकरण बोलते हैं। और इन्हीं पे आधारित आप पे प्रश्न आना है। अब वो आपको लैंग्वेज लैंग्वेज दे के आपका जो है क्वेश्चन बना दे, या इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको याद रखना है। अगर प्रॉपर्टी आपको याद है तो आपका जो है क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो पहले कुछ इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए युगपत समीकरण को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, जैसे आपका प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया, मैट्रिक्स विधि हो गया, ग्राफी विधि हो गया, बज्र गुणनखंड विधि हो गया। अब हमको सब जानना नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन तो हम लोग चाहे जैसे सॉल्व करके आंसर ले आ देंगे क्योंकि वहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन जो एक दो के बारे में जानना है उस पर आपसे प्रश्न पूछ सकता है। जो आपको जानना है, पहला जानना है प्रतिस्थापन विधि। अभी प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि में जैसे यही दो समीकरण हैं आपके, अगर इनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है तो यहाँ x की वैल्यू पहले समीकरण से या इस समीकरण दूसरे से x की वैल्यू उठा के या y की वैल्यू उठा के दूसरे समीकरण में रख देना है। जैसे अगर इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू देखें तो क्या हो गया 5 माइनस 2y। अब इसको हम उठा के इस समीकरण में x की जगह पे रख दें तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2y प्लस वाई इक्वल टू 7। यहाँ से आपका हो जाएगा 10 माइनस 4y प्लस वाई इक्वल टू 7। 10 अगर इक्वल के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा अभी माइनस वाई इक्वल टू -3, वाई की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह अगर हम y की वैल्यू पुट कर देंगे दूसरे इक्वेशन में तो x वैल्यू आ गई। ये आपका प्रतिस्थापन विधि हो गया। दूसरा है विलोपन विधि। अभी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बाकी इस पे प्रश्न कैसे बनेगा हम क्वेश्चन वो करा देंगे। विलोपन विधि क्या हुआ, जैसे अगर आपका यही समीकरण है x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, अगर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, विलोपन विधि में क्या होता है, एक जो चर वैल्यू होती है x चाहे y, उसको हम लोग बराबर दोनों इक्वेशन में बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद चाहे आप जोड़ के कटे चाहे घटा के कटे, उसको काट के दूसरे का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे वाले को बराबर करके पहले वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे अगर इसको हमको सॉल्व करना है, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पहली इक्वेशन में 2y है, तो दूसरे इक्वेशन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 14। अब यहाँ पे दोनों साइन प्लस है तो हम घटा देंगे तो नीचे का साइन आपका चेंज हो जाएगा
y से 2y कट जाएगा, -3x इक्वल टू -9 और x की वैल्यू फिर से आ जाएगी 3। इसी तरीके से अगर हमें y की वैल्यू निकालना होता तो हम x को बराबर कर देते, हमारा आपका x की वैल्यू निकल आता। तीसरा जो विधि आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको वैसे लगाना नहीं है जो ये तीसरी विधि है, लेकिन उसको जानना है। हो सकता है ऑप्शन में आपको दे दे। तीसरा जो विधि है हमारा वज्र गुणनखंड विधि, आपको ऑप्शन में दे दे कि आप क्वेश्चन पूछ के कि दो इक्वेशन हैं, जैसे यही दोनों इक्वेशन हैं और ये दोनों इक्वेशन दे के आपसे पूछ ले कि इस विधि से सॉल्व करने पर इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इस टाइप का प्रश्न है। तो पहले तो हम जानते हैं कि कैसे होता है ये। जैसे मान लीजिए आपका दो समीकरण है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा हमारा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम x का पद निकालना चाहते हैं तो x के साथ साथ जो भी आपका अचर पद है, जैसे यहाँ पे a1 है a2, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे पहले वैल्यू लेंगे b1 और b1 को c2 दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, b1 c2 और माइनस, अब यहाँ पे आप दूसरी वैल्यू लेंगे b2 c1, ये आपका x का पद आ जाएगा। इसी प्रकार y का हम लेंगे तो y वाले जो अचर वैल्यू हैं उनको हम छोड़ देंगे और उसके बाद इसके y से आगे c1 से शुरू करेंगे, c1 का मल्टीप्लाई करेंगे a2 में माइनस, इसी तरह आपका जो है c2 का मल्टीप्लाई करेंगे a1 में या a1 का मल्टीप्लाई करेंगे c2 में, दोनों बात एक हुई। इसी प्रकार अगर हम c1 और c2 यानी अचर पद का अगर हम गुणांक निकालना चाहते हैं तो 1 अपान, अब की बात c1 और c2 को छोड़ देंगे, a1 का मल्टीप्लाई करेंगे b2 में माइनस b2 का मल्टीप्लाई करेंगे a1 में, ये आपका बन जाएगा समीकरण। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका इधर इक्वल के इधर आ जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस b2 a1। इसी तरीके से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या विधि, जो तीन विधि आपको जो है दिमाग में रखना है। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन तो हम लोग चाहे जैसे लगा सकते हैं, बस इन तीनों विधि को आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखे रहिए। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर लर्न कर लीजिएगा। समझ लीजिए इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। चलिए देखिए, मान लीजिए दो समीकरण है आपके पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा आपका समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसमें तीन कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि a1 अपान a2 यह बराबर न हो b1 अपान b2 के। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो ये दोनों समीकरण होंगे, इन समीकरण के अद्वितीय यानी एक या यूनिक बोल सकते हैं, अद्वितीय हल होंगे। और दूसरा इसमें बात याद रखना है कि ये जो दो समीकरण होंगे, ऐसे समीकरण, इन समीकरणों को अवरोधी प्रकार का समीकरण कहा जाएगा। अवरोधी प्रकार का समीकरण आपसे क्वेश्चन में दे सकता है, दो इक्वेशन दिया रहे और आपसे पूछ ले किस प्रकार के समीकरण हैं, तो आपको निकालना है a1 अपान a2 b1 अपान b2। अगर दोनों बराबर नहीं हैं तो वे समीकरण अवरोधी प्रकार के समीकरण हैं। दूसरा आपका कंडीशन हो सकता है a1 अपान a2, ये तो बराबर हो b1 अपान b2 के, लेकिन इस c1 अपान c2 के बराबर न हो। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो उस समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा, उस समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इस प्रकार के समीकरण क्या कहलाएंगे, विरोधी प्रकार के समीकरण कहलाएंगे। तीसरा इसमें कंडीशन बन सकता है कि यदि a1 अपान a2
ए बराबर हो B1/B2 के और ए बराबर हो C1/C2 के भी। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो उस प्रकार तो इसके जो है अनेक हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे, अनंत हल निकलेंगे, जो भी आपको ऑप्शन दे दें। और इस प्रकार के समीकरण को आश्रित समीकरण बोला जाएगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। इस चैप्टर का सबसे मेन जो बोल सकते हैं टॉपिक यही है। अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला हमारा प्रश्न है 6x - 5y = 11 और 2x + y = 7 में y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण क्या होगा। तो हम लोग विलोपन विधि देख चुके हैं कि विलोपन विधि में क्या करते हैं। अगर यहाँ पे y का विलोपन कह रहा है, इसका मतलब दोनों समीकरण में y को बराबर करके हमको उसे काटना है, y का विलोपन हो जाएगा। अब देखिए आपके पास एक इक्वेशन है 6x - 5y = 11। अब यहाँ पे y को काटना है तो इस इक्वेशन में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये बराबर होगा। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10x + 5y + 17 × 5 = 85। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ने पर ही कट जाएंगे तो घटाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे इसको करेंगे तो 5y से कट जाएगा -5y से। अब आपका बचेगा कितना, यहाँ पे 16x और ए बराबर हो जाएगा 85 को 11 में ऐड करेंगे तो 96। यही आपका x में समीकरण प्राप्त होगा और ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया है और इनका आपसे पूछा है कि वज्र गुणन से हल हेतु प्राप्त समीकरण क्या है। अब आपको पता है कि इसमें हम लोग a1 a2 के हिसाब से गुणांक निकालते हैं x और y का। यहाँ पे a1 है आपका 2, b1 है, अगर y के साथ कोई अचर पद नहीं है तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा 1, c1 आपका 4 है, इसी प्रकार a2 आपका 1, b2 आपका जो है 3 और c2 आपका कितना है 7 है। हमें अगर x का गुणांक निकालना है तो हमें पता है x का गुणांक निकालने के लिए हम a1 a2 को छोड़ देते हैं, b1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप c2 में तो 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, माइनस उसके बाद b2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप c1 में तो 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। इसको करेंगे बराबर y का निकालने के लिए। अब y का निकालने के लिए b1 और b2 को हम छोड़ेंगे और शुरू कहाँ से करेंगे, c1 से, और c1 का मल्टीप्लाई करेंगे a2 में। c1 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर a2 में तो 4 आ जाएगा, माइनस उसके बाद c2 का मल्टीप्लाई करेंगे a1 में तो 7 दूनी 14, ए बराबर 1 बटा, अब इसमें c1 और c2 को छोड़ देंगे, a1 का मल्टीप्लाई करेंगे b2 में तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, माइनस इसी प्रकार b2 का मल्टीप्लाई करेंगे a1 में तो 3 का 2 में ये तो b2 के b1 कर लिए, b1 का मल्टीप्लाई करेंगे a2 में तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। तो ये समीकरण आपका प्राप्त हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, तीनों जो बराबर हैं अलग अलग ऑप्शन कर दिए हैं, एक ही ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन में ए रहेगा जिस भी ऑप्शन में वहीं आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि यदि समीकरण 2 हैं, एक kx + 2y = 5 और 3x + y = 1, इसका आपका दिया हुआ है कि अद्वितीय हल हैं। अद्वितीय हल होने पे इनमें से कौन सी वैल्यू होगी, यही आपसे पूछा है। अब आपको हम लोग पढ़ चुके हैं कि अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 बटा a2 ये क्या होना चाहिए, b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे a1 क्या है, k है, a2 क्या है आपका 3 है, b1 है आपका 2 और b2 है 1। अब a1/a2 यानी k/3, b1/b2 क्या हो जाएगा 2/1,
और ये क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। अब 3 का 2 में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k इज नॉट इक्वल टू 6, यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन 1 में एक नॉट इक्वल कर दीजिए, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको इक्वेशन दे के 2 इक्वेशन दिया है और आपसे पूछ लिया है कि इसके कितने हल होंगे। अब आपको तीनों कंडीशन पता होना चाहिए। तीनों कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि a1/a2 अगर यह बराबर नहीं होता है b1/b2 के तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। दूसरी कंडीशन है कि a1/a2 यह बराबर तो होगा b1/b2 के और यह बराबर c1/c2 के नहीं होगा, तो इसके क्या होंगे, कोई हल नहीं निकलेगा। तीसरा कि तीनों बराबर हों, और तीनों अगर बराबर होंगे तो उसके अनेक हल यानी अनंत हल निकलेंगे। अब हमें इसका है आपका अद्वितीय, कोई हल नहीं निकलेगा, और इसका जो है अनेक हल निकलेगा। अब हमें देखना है कि कौन सी कंडीशन इस इक्वेशन के साथ आती है। a1 आपका कितना है 2, a2 आपका है 4, b1 आपका है 3, b2 है आपका 6, c1 है 8, c2 है आपका 7। अब a1 अगर a2 हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2/4 यानी 1/2, b1/b2 यानी 3/6 तो 1/2 ए भी आ गया, और c1/c2 आपका 8/7, ए बराबर नहीं आएगा। यानी आपका कंडीशन कौन सा बन रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 और यह c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको दिया हुआ है 2 इक्वेशन और आपसे पूछा है किस प्रकार के समीकरण हैं। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि समीकरण अगर उसके अद्वितीय हल निकलते हैं तो वे अवरोधी प्रकार के समीकरण होंगे, अगर आपका कोई हल नहीं निकलता है तो विरोधी प्रकार के समीकरण होंगे, और अनेक हल निकलते हैं तो वे आश्रित प्रकार के समीकरण होंगे। और इसके लिए पहले हमें a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकालनी होगी। a1 यहाँ पे कितना है, 2 है, a2 कितना है, 4 है, b1 है आपका -3, b2 है आपका -6, इस चिन्ह का भी आपको ध्यान रखना है, c1 आपका 8 है, c2 है आपका 9। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकल जाएगी। a1/a2 आपका आ गया 1/2, b1/b2 यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, ए भी आ जाएगा 1/2, और c1/c2 आपका क्या आ गया 8/9। यानी आपका कंडीशन क्या बन रहा है, a1/a2 या बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन यह c1/c2 के बराबर नहीं है। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं, विरोधी समीकरण, विरोधी प्रकार का समीकरण बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका पिछले जैसा है, यहाँ पे भी 2 युगपत समीकरण आपके दिए हुए हैं और पूछा है कि किस प्रकार के होंगे। फिर से वहीं आपको a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, c1/c2 निकालिए। a1 कितना है आपका 5 है, a2 है -10 तो -10 कर देंगे, b1 आपका कितना है -3, b2 आपका कितना है 6 है, c1 है आपका -11 और c2 कितना है 22। अब यहाँ पे करेंगे तो हमारा -1/2 आ जाएगा, ये भी -1/2 आ जाएगा, और ये भी क्या आ जाएगा -1/2। यानी a1/a2 यह बराबर है b1/b2 के, और यह c1/c2 के, तीनों बराबर हैं। और तीनों बराबर होने पर युगपत समीकरण के अनेक हल निकलते हैं, और वे किस प्रकार के समीकरण होते हैं, आश्रित प्रकार के समीकरण होते हैं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है
कि के किस मान के लिए निम्नलिखित युगपत समीकरण के अनंत हल होंगे। दो आपका समीकरण दिया हुआ है और आपसे बोल दिया है कि इसके अनंत हल होंगे। अब आपको इसमें से के का मान निकालना है। अब आपको पता है कि अनंत हल या अनेक हल के लिए हमारी कंडीशन क्या बनती है, a1/a2 यह बराबर होना चाहिए b1/b2 और वह b बराबर होना चाहिए c1/c2 के। अब देखिए a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू k है, तो आप a1 की जगह पे k रख दीजिए। a2 की वैल्यू क्या है 12 बराबर b1 की वैल्यू आपकी 3, b2 की वैल्यू है k, इसी प्रकार c1 की वैल्यू है k-3 पूरा यहाँ, और c2 की वैल्यू क्या है k। अब देखिए यहाँ पे दो आपके बराबर हैं, यहाँ पे a इसके बराबर है, ए भी इसके बराबर है, तो हमें दो कंडीशन कम से कम तो देखनी ही होगी। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को पहले लेते हैं तो यहाँ k का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर 12 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी +-6, यानी यहाँ पे +6 भी हो सकता है k की वैल्यू, -6 की भी हो सकता है। लेकिन क्या ये +6 और -6 इस इक्वेशन को भी संतुष्ट करेंगे, उसको भी हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3k बराबर k का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर -3k, 3k इधर आएगा तो 6k वैल्यू जो हो जाएगी k स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, k से k एक कट जाएगा, k की वैल्यू 6 हो जाएगी। यानी अगर यहाँ पे तो +-6 आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला 6 आ रहा है, और जो दोनों को इक्वल करे वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका प्रश्न वही है कि इसमें भी आपके अनंत हल हैं, और अनंत हल होने पर आपका मान किसका निकालना है, k का मान निकालना है। अब आपका देखिए अनंत हल के लिए कंडीशन क्या है, वहीं a1/a2 = b1/b2 और यह बराबर किसके होगा c1/c2 के। a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है k। अब यहाँ पे देखिए c1 c2 आपका अंक में दिया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको लेके सॉल्व करें, अगर लेके सॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा। आप यहाँ पे ही दोनों को लेके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वही आना है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 2 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं तो ये भी 1/2 हो जाता और k की वैल्यू क्या हो जाती 6 ही आती। तो इस प्रकार आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए युगपत समीकरण का ये जो मेन टॉपिक था, ये आप आई होप कि आप लोग एकदम समझ चुके होंगे, इसी से आना है। बाकी जो होगा वो लैंग्वेज के आधार पर कोई भी समीकरण बना सकता है, उसको तो हम चाहे जैसे सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको किसी एक विधि से, आप अपना दिमाग लगा के समीकरण से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ 2-4 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका प्रश्न है कि सीता और गीता की आय का अनुपात 4:3 है, उनके व्यय में अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 5,000 रुपये की मासिक बचत करता है तो उनकी अलग अलग ब्याज की। देखिए पहला चीज़ आप क्या करेंगे, पहले तो इसके बारे में जानिए कि आपका आय हो जो होता है, आय में अगर हम व्यय में अगर हम बचत को जोड़ दें, यही आपकी क्या होती है, इनकम होती है, आय होती है। जैसे अगर आपकी 100 रुपये मान लीजिए कमाई है और आप 80 रुपया खर्चा कर देते हैं तो बचाएंगे कितना 20, और उस 20 को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आय के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आय का अनुपात दिया हुआ है कितना 4:3। इसको एक को हम मान लेते हैं 4x, दूसरे को 3x मान लेते हैं। इसी तरीके से आपका व्यय का अनुपात दिया हुआ है 3:2, तो एक को 3x और एक को 3y मान लेते हैं, एक को 2y, क्योंकि इनके जो हैं अलग अलग अनुपात हैं, तो अलग आप एक जो है चरपद मानिए। अब देखिए अगर हम यहाँ से आय में से व्यय को घटाएंगे तो किसके बराबर आएगा, आय में से अगर हम व्यय को घटाते हैं तो बचत के बराबर आएगा। तो 4x में अगर हम 3y को घटाएंगे तो क्या आएगा, बचत, और यहाँ पे बचत कितना दिया हुआ है दोनों का 5,000, तो ये 5,000 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 3x में हम 2y को घटाएंगे तो ये भी
आपका 5000 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों 5000 की बचत करते हैं। अब विलोपन विधि से किसी एक पद को जो है बराबर करके आप यहाँ से मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर इसमें हम 2 से, इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 8x - 6y = 10,000। इसी प्रकार ये हो जाएगा 9x - 6y = 15,000। अब ये देखिए दोनों बराबर हैं और दोनों का जो है चिन्ह समान है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चिन्ह आपका अलग हो जाएगा, एक कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा -x बराबर -15,000 में से 10,000 जाएगा तो बचेगा कितना, -5,000, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5,000। और x की वैल्यू 5,000 आ गई, तो आपसे इनकम दोनों का पूछा है, तो इसका कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 15,000। तो ये तो आपका हो गया साधारण तरीके से लगाने का। इसको आप अन्य तरीके से भी लगा सकते हैं, मेरा तो सिर्फ ये समझाना था कि ये युगपत समीकरण का ही प्रश्न है। अगर हम इसका अब दूसरा मेथड देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए इसको हम 4x मान लेते हैं, इसकी इनकम, इसकी 3x मान लेते हैं। अब देखिए अगर आपका आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है, तो हम आय में से अगर बचत को घटाएंगे तो किसके बराबर आएगा, व्यय के बराबर आएगा। हमारी 4x इसकी आय थी, इसमें से 5,000 घटा दिए, इसमें से भी 5,000 घटा दिए, क्योंकि दोनों का बचत 5,000 है। अगर दोनों को घटा दिए तो इनका जो रेशियो आएगा किसका आएगा, आय में से बचत को घटाएं तो व्यय का रेशियो आएगा, और व्यय का रेशियो आपका दिया हुआ है 3:2। यहाँ से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 × 9x, ऐसे मल्टीप्लाई करने पर ये आपका 15,000 हो जाएगा, बराबर 8x - 10,000 हो जाएगा ये, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपका 5,000 आ जाएगा, और x की वैल्यू 5,000 आ गया तो उनकी आय 20,000 और 15,000 आ जाएगी। तो उम्मीद है ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। एक आध प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे इस प्रश्न में दिया है कि एक कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, उनमें 39,000 इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि प्रत्येक लड़के को 80 मिले और प्रत्येक लड़की को 30 रुपये प्राप्त हो। अब आपसे पूछा है कक्षा में लड़कियों की संख्या। अब अगर इसको इक्वेशन दोनों तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि इक्वेशन बना के कैसे सॉल्व करेंगे और इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। कक्षा में जो लड़कियों की संख्या है ये आप मान लीजिए x है, इसी का निकालना है, जिसका निकालना है उसी को x मान लीजिए। अब x में अगर लड़कियों की संख्या x हो गई तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 65 - x, यही टोटल हो गया। अब देखिए लड़कियों को मिलता है कितना, 30 रुपये मिलता है, तो एक लड़की को अगर 30 रुपये मिल रहा है तो x लड़की को क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 30x मिलेगा। ऐसे ही 65 - x लड़के हैं और इसमें 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लड़कों का हो जाएगा। टोटल इन दोनों मिलके कितने के बराबर हो जाएंगे, 3900। अब 30x 80 का 65 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5200 - 80x, और यह बराबर हो जाएगा 3900 के। यहाँ से आपका हो जाएगा -50x बराबर आपका इधर आएगा 5200 तो -1300, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0, x की वैल्यू आ जाएगी 26 × 5 = 130, x की वैल्यू 26 आ जाएगी, यानी लड़कियों की संख्या क्या आ गया, 26। अगर इसी को हम और दूसरे तरीके से कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 65 के 65 टोटल आपके विद्यार्थी जो थे वो लड़के होते हैं, तो हर लड़के को 80 रुपये मिलता है, तो कितना हो जाता है, 65 का 80 मल्टीप्लाई करते 5200 रुपये। अगर यही टोटल की टोटल लड़कियां होती तो 65 का 30 में मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 1950 रुपये। लेकिन आपका क्वेश्चन में है कितना दिया है, दोनों अगर दोनों लड़का और लड़की मिक्स हैं तो आपका मिला है 3900 रुपये। अब इसको अगर हम माइनस कर देते हैं, 5200 में से 3900 जाएगा 1300, 3900 में से 1950 अगर हम घटाएंगे तो 1950 ही आएगा। ये आपका लड़कों की संख्या है बॉयज़, ए गर्ल्स
उन्हीं का रेशियो आएगा। 1 0 से आपका 0 कट जाएगा, 13 से कटेगा 13 1 का 13, 13 5 65 और ये 13 दहाम 130, 5 से भी कटेगा, 5 3 15, 5 दूना 10, यानी उनका रेशियो लड़कों और लड़कियों का रेशियो 3:2 है। कितने में से? 65 में। कुल कितना हिस्सा हुआ है? 5। अगर लड़कियों की संख्या पूछा है तो उनका कितना हिस्सा है? 2। अगर इसको हम वैल्यू निकालना चाहें तो आपका आ जाएगा ना 26, लड़कियों की संख्या 26। तो आप इसको एलिगेशन से निकाल सकते हैं, साधारण ए भी है, आराम से जल्दी से निकाल सकते हैं, जैसे आपका मन करे उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें समय तो आपके पास लेखपाल में बहुत ज़्यादा है, 2 घंटा समय है, समय की कमी। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 15 है, यानी मान लीजिए 2 संख्याएं हैं आपका, उनका योगफल 15 है। इसके बाद बोल रहा है कि पहली संख्या का 2 गुना, पहली संख्या का 2 गुना कर, और यह जो है दूसरे के 3 गुने से, दूसरे के 3 गुने से कितना अधिक है? 5 अधिक है। अगर ए अधिक है तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो उसके बराबर आएगा। तो आपका बन जाएगा इक्वेशन 2x - 3y = 5। अब इसमें हम जिसका आपसे बोला है, दोनों संख्याएं पूछा है, तो आप एक वैल्यू कोई बराबर कर लीजिए। अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका हो जाएगा 3x + 3y = 45। ये आपका कट जाएगा, 5x = 50, s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। अब यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लेंगे कि अगर दोनों मिलके 15 है तो y की वैल्यू 5। तो ये आप इक्वेशन से लगा सकते हैं, और साथ ही साथ इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। आपसे बोला है कि पहली संख्या का 2 गुना करने पर, पहली संख्या का 2 गुना करेंगे तो इधर 12 आया, और दूसरी संख्या का 3 गुना करेंगे तो 27 आएगा, और पहली संख्या का 2 गुना ये ज़्यादा है, तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन है, पहली संख्या का 2 गुना 20 आया, और ये आपसे बोला कि तीसरी संख्या के 3 गुने से 5 अधिक है, तो इसका 3 गुना करेंगे और 5 इसमें जोड़ देंगे, इसके बराबर आ जा रहा है, यानी आपका ऑप्शन ये सही हो गया, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। लैंग्वेज वाला आपका इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, वो कुछ चीज़ें हम लोग नंबर सिस्टम में सीखेंगे। और दूसरा इसका जो है आपको वही याद रखना है कि इसके हल या ये समीकरण किस प्रकार के होते हैं, उसका पूरा जो 3 है आपको तीनों कंडीशन याद रखनी है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, टाइम भी ज़्यादा बचा नहीं है, और आप लोग भी मेहनत करें, और अन्य टॉपिक भी हम जल्दी से जल्दी ले आएंगे। कोशिश करेंगे कि इसी महीने में आपका पूरा टॉपिक मैथ का कवर कर दिया जाए, जिससे एक बार आप देखने के बाद दोबारा रिवीजन भी कर सकें, और उसके बाद कुछ जो है क्वेश्चनों का हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे अलग से। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।